कैल्शियम नहीं। चुप पे जाओ ना। चलिए चुपचाप रहिए। चलिए देखिए एक आदमी कोई वीडियो कीजिए, ठीक है जी ठीक है। देखिए आप लोग का पहला क्वेश्चन था कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन है। देखिए हम आपको बताए थे परमाणु के 3 मौलिक कण कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन आप लोग गलती क्या कर दिए थे, यहाँ ऑप्शन हम दिए हुए थे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन। तो आयन तो क्या होता है, आवेशित परमाणु को आयन बोलते हैं। तो ये चीज तो ऑप्शन कट जाएगा पहला ही। दूसरा ऑप्शन देते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और आयन, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा था पोटेशियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम, ये तो हाइड्रोजन के समस्थानिक ना होता है, ये क्या है हाइड्रोजन के समस्थानिक ना है। और डी नंबर आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इसमें से इनमें से कोई ना ऑप्शन हो जाएगा। हम बताते हैं परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, दो नंबर हो जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीसरा क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन। आप लोग गलती कर दिए थी क्या कि हाइड्रोजन के बहुत समस्थानिक मार दिए थे, पोटेशियम, ड्यूटेरियम। यहाँ क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है कि एक परमाणु की 3 आधारभूत, आधारभूत का मतलब होता है मौलिक, आधारभूत अवयव कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन ने कौन किया था, चैडविक ने। समझ गए। फिर दूसरा क्वेश्चन है द्रव यानी पदार्थ की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है। देखिए 5 3 एनटी पूछा होता है 3, समझ रहे हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन अधिकतम जब पूछेगा तो 5 होता है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन हो जाता है। तो याद रखिएगा पदार्थ का जब अधिकतम अवस्था पूछेगा ना तो आप बताइए कितना, 5 होता है। कौन कौन होता है, ठोस, दूसरा में द्रव होता है, तीसरा में क्या होता है, गैस, चौथा में होता है प्लाज्मा, अब 5वां याद रखिएगा बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि पदार्थ का जब अवस्था पूछे तो 3 एनटी बोलेगा, मतलब सिर्फ अवस्था पूछे तो कितना बताइएगा, 3 बताइएगा। लेकिन जैसे पूछे कि पदार्थ का अधिकतम कितनी अवस्था होती है तो 5 होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन। प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था बोलते हैं और 5वीं अवस्था किसको बोलते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये आप समझ गए। देखिए सीडीएस में क्वेश्चन, सीडीएस का फुल फॉर्म होता है क्या, सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया। फिर आगे आते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक होती है, मतलब फास्फोरस कितना परमाणु संख्या होता है ना उससे किसका अधिक होता है। देखिए ऑप्शन आपका दिखा है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में कितना होता है, 13 होता है। होगा नहीं, फास्फोरस में कितना होता है परमाणु संख्या, 15 होता है। ये कितना होगा, 13 होने का कट जाएगा, पूछ रहा है उससे अधिक होता है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक होती है। तो फास्फोरस का 15 होता है, फास्फोरस कितना होता है, 15 होता है। और यहाँ देखिए एल्युमिनियम में कितना हो गया, 13 हो गया, ये खत्म हो गया जी। दूसरा ये सिलिकॉन, 14 होता है, ये भी कट गया जी। तीसरा ऑप्शन है क्लोरीन, क्लोरीन का 17 होता है जी, ये तो ज्यादा है। और एक और ऑप्शन क्या दिया, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 12 होता है। तो ये ऑप्शन है कौन 17 हो जाएगा, क्लोरीन 17 हो जाएगा, सही। तो मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में क्या है, अधिक है। तो अधिक किसका हो जाएगा, तो क्लोरीन का हो जाएगा। समझ गए। ऐसा क्या पूछ सकता था कि निम्नलिखित तत्वों में, आगे के क्वेश्चन में निम्नलिखित तत्वों में किसका परमाणु संख्या 17 से मतलब इससे कम है, मतलब फास्फोरस से कम, ये भी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से आप समझिएगा ना आंसर अपने आप बन जाएगा, समझ गए। ये तो क्वेश्चन परमाणु संख्या से ना आधारित था कि परमाणु संख्या किसका कितना है। आपको सब 20 याद रहता, 20 तक बोले तो 20 तक याद कीजिएगा तो आपको बहुत 20 तक क्वेश्चन में आएगा, तब याद रखिएगा। तो इसे परमाणु संख्या याद रखिएगा सभी क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन है कि ऋण आवेशित परमाणु में, मतलब ऋण आवेशित परमाणु मतलब उस पर ऋण आवेश चार्ज आ गया, कोई भी परमाणु उसका क्या हो गया कि ऋण आवेश चार्ज आ गया, उसको ऋण आवेशित यानी ऋणायन बन गया, तो उसमें प्रोटोनों की संख्या क्या होगी। देखिए हम बताए हुए थे कि जब ऋण आवेश होता है तब प्रोटोनों की संख्या मतलब उतने रहता है, ऋण आवेश हो या धन आवेश हो, प्रोटोन की संख्या उतने रहता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाती है। जब ऋण आवेश आएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा, और धन आवेश होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए ऑप्शन आप पढ़िएगा तो आंसर मिल जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन है
कि तत्वों की परमाणु क्रमांक से अधिक, देखिए क्रमांक भी उतने रहता है, अरे प्रोटॉन की संख्या बराबर था, क्रमांक उतने ना रहेगा, तो वो तो नहीं बदलेगा। दूसरा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक, देखिए यहाँ पर ऋण आवेश बोला है, तो बोला कि ऋण आवेश की परमाणु प्रोटोनों की संख्या पूछ रहा है, तो प्रोटोनों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम ना होगा। अरे मान लीजिए यहाँ प्रोटोन, मान लीजिए सोडियम का 11 होता है, तो अभी नॉर्मल है तो 11, इसमें प्रोटॉन भी कितना होगा 11, इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा 11। लेकिन जैसे इस पर आवेश चलाएगा, मान लीजिए धन आवेश आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन घटेगा ना भाई, और मान लीजिए क्लोरीन है, तो क्लोरीन पर -Cl माइनस होता है, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा नहीं, तो मान लीजिए इसमें 18 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या, 18 क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। इससे क्या पता चला कि प्रोटॉन की जो संख्या होती है ऋण आवेशित में, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम ना होती है, क्या देखिए कम हो रहा है ना। तो वही चीज ऑप्शन आपको 3 नंबर ऑप्शन पर ये लिखा हुआ है, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम थी, इन ऑप्शन आपका सही होगा। दिया हुआ है क्वेश्चन, चौथा आपका क्वेश्चन है कि ऋण आवेशित परमाणु मतलब निगेटिव जो एटम होता है उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या हो जाएगा कम, प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगा कम। यही धन आवेशित करता था, क्या हो जाता है कि प्रोटॉनों की संख्या से क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, यानी आपसे पूछेगा, हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये तो करती हुई 2 नंबर जब बोलेगा ऋण आवेशित परमाणु, ऋण आवेशित परमाणु, इसमें क्या हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम नहीं हो जाएगा, संख्या प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, कम लिख देते, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जिसका पेट खुला रहता है वो ज्यादा मतलब बड़ा संख्या को दिखाता है। इधर धन आवेशित कहेंगे, तो इधर वाला धन आवेशित परमाणु में, धन आवेशित परमाणु में क्या हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या हो जाएगा अधिक नहीं हो जाएगा, मतलब धन आवेशित होगा तो इलेक्ट्रॉन का एक दान कर देगा, घट में जाएगा, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। देखिए जैसे इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। याद रखिएगा हमेशा कि जब ऋण आवेशित होता है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या कम जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है बढ़ जाता है, मतलब कमता क्या है कि उतना फिक्स रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाता है बढ़ जाता है। यहाँ पर देखिए धन आवेशित होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगा, प्रोटॉन की संख्या उससे ज्यादा हो जाता है, समझ गए। अब आगे आइए, एक परमाणु की परमाणु द्रव्यमान क्या होगी जिसमें 10 प्रोटॉन आता था 11 न्यूट्रॉन। देखिए फॉर्मूला आपको बताते हैं कि जहां भी आपको परमाणु द्रव्यमान पूछे कोई चीज दे उसको दोनों को जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए परमाणु की परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है, क्या होगा जिसमें कितना दिया 10 प्रोटॉन दिया हुआ है और 11 क्या दिया है न्यूट्रॉन दिया, दोनों को जोड़ देंगे तो 10 और 11 कितना हो जाएगा 21, किसने हो जाएगा। जहां भी आपको न्यूट्रॉन की संख्या पूछे तो 21 आपका आंसर इसका हो जाएगा। इसका ऑप्शन दिया था क्या क्या 10 11 21 22 12, तो कितना ऑप्शन हो जाएगा 21। देखिए जहां भी आपको जो न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, न्यूट्रॉन का निकालना था, कोई भी चीज दे उसमें आपको परमाणु द्रव्यमान फिक्स देगा, और उसके बाद प्रोटॉन की संख्या दे, परमाणु संख्या दे, इलेक्ट्रॉन की संख्या दे, कोई संख्या दे, उसमें क्या होगा उसको हम घटा देंगे। याद रखिएगा ये हम बता देते हैं, द्रव्यमान संख्या जहाँ पूछे, द्रव्यमान संख्या जहाँ पूछे याद रखिएगा तो जोड़ेंगे, कोई दो चीज दिया होगा उसको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। द्रव्यमान संख्या जहाँ भी आपको मिल जाए तो कोई भी चीज दिया होगा दोनों के करेंगे जोड़ देंगे, लेकिन जहाँ न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की समझ रहे, जहाँ न्यूट्रॉन की संख्या पूछे कोई चीज दो चीज जरूर देगा, दो चीज देगा वो दोनों में से जो बड़का में क्या करेंगे छोटका घटा देंगे। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि प्रोटॉन की संख्या सॉरी न्यूट्रॉन की संख्या जहाँ पूछे तो घटा देंगे, परमाणु संख्या द्रव्यमान जहाँ पूछे या सॉरी हम परमाणु संख्या ही बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। और देखिए ये याद रखिएगा कि परमाणु संख्या बराबर लिख सकते हैं प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन, जब परमाणु क्या हो उदासीन है,
जब परमाणु उदासीन होगा तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या भी बोल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बोल सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिएगा। मान लीजिए क्या है, सोडियम है। सोडियम का 11 क्या होता है, परमाणु संख्या होता है, और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23 होता है। इसीलिए यहाँ से हम पूछ दिए कि प्रोटॉन की संख्या इसमें कितना होगा, तो हम लिख दिए कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है। ये परमाणु संख्या होता है, मतलब नीचे जो रहता है क्या होगा, परमाणु संख्या रहता है, और ऊपर जो रहता है परमाणु द्रव्यमान होता है। इसको हम किससे सूचित करते हैं, जेड से। इसको किससे सूचित करते हैं, ए से। समझ गए। तो पूछेगा इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, तो प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा तो 11 हो जाएगा। अब बोले हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या जहां पूछे तो बड़का में छोटा को घटा देंगे, तो बड़का में छोटा घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 नहीं हो जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा, जहां भी आपको द्रव्यमान संख्या पूछे तो जोड़ देंगे, कोई चीज दो चीज दिया होगा तो जोड़ देंगे। जहां न्यूट्रॉन की संख्या पूछे तो घटा देंगे, जहां भी परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। 3 चीज याद रखिएगा, कोई भी चीज पूछे आप बना दीजिए। समझ गए। देखिए अब आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि Fe के परमाणु में 26 प्रोटॉन है। देखिए 26 प्रोटॉन है, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 26 प्रोटॉन है, तो इसके जगह पर Fe के प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन बराबर अभी बताया ना कि परमाणु संख्या जो था, ये आप 26 परमाणु संख्या लिख सकते हैं इसका। तो वही दिया, आगे फिर दिया है कि Fe2 प्लस मतलब प्लस है इस पर आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। देखिए 26 इसका परमाणु संख्या है, यानी प्रोटॉन की संख्या इसमें क्या होगा, 26 से होगा। इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 26 होगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, क्या को बचेगा, 24 को बचेगा। वही यही माइनस रहता, दूसरा कोई तत्व दिया रहता है, यहाँ पर माइनस दिया रहता, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते। तो याद रखिएगा, जब परमाणु उदासीन होता है, मतलब उदासीन मतलब ना उसमें कोई आवेश होता है, तो परमाणु में क्या होता है, परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। लेकिन परमाणु जैसे ही आवेशित हो जाता है, मतलब उस पर आयन जा जाता है, निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घट भी सकता है। घटेगा कब, जब प्लस होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगा। लेकिन जब निगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितना यहाँ प्लस माइनस रहेगा उतना प्लस रहेगा तो उतना इलेक्ट्रॉन घटेगा, और जितना यहाँ माइनस रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखिए, यहाँ 2 दिया हुआ है प्लस, तो 2 इलेक्ट्रॉन घट गया। समझ गए। अब आगे आइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। समझ गए। आगे आइए, लिखा हुआ है कि कार्बन के एक परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 लिख दीजिए। अरे प्रोटॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा हुआ है। कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन बराबर होता है ना परमाणु संख्या। परमाणु संख्या जगह पर लिख दिए 6। इसकी द्रव्यमान संख्या 12 है, द्रव्यमान यहाँ लिख सकते हैं 12 लिख दे, 12 है। तो इसमें कार्बन में एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो न्यूट्रॉन क्या बोले थे, बड़का में छोटा को घटा देंगे, बड़का में छोटा को घटा देंगे, 6 इसका आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल है। जहां न्यूट्रॉन पूछे तो याद रखिएगा, दिमाग में हमको घटाना है। न्यूट्रॉन जहां भी पूछे तो दिमाग में क्या रखना है, कि हमको घटाना है। द्रव्यमान संख्या जहां पूछे तो वहां जोड़ना है, कोई भी चीज देगा जोड़ना है। समझ, क्योंकि सबसे बड़का यही होता है, जोड़ेंगे तभी नहीं सबसे बड़का प्राप्त होगा। और न्यूट्रॉन क्या होता है, दोनों से घटता है तभी प्राप्त होता है, घटेगा तभी ना प्राप्त होगा। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होता है जब परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। फिर आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, इसे क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है समभारिक, समयावी, समस्थानिक और न्यूट्रॉनिक। देखिए यहाँ ऑप्शन समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रोटॉनों की संख्या क्या है, समान है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न, उसे क्या कहते हैं। देखिए आपको 4 चीज बताए हुए थे, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, यही ना बताए थे। 4 चीज बताए थे आपको, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक। याद रखिएगा, समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु संख्या समान होता है। समस्थानिक में, समभारिक में होता है परमाणु द्रव्यमान समान होता है, और इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है। यहाँ बोल रहा है कि परमाणु संख्या समान होगा तो प्रोटॉन की भी तो संख्या समान होगा भाई। परमाणु संख्या समान होगा तो प्रोटॉन की भी संख्या समान होगा। तो वही आपका क्वेश्चन है कि परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान है, समान किसमें होगा, समस्थानिक में होगा। आंसर क्या होगा, समस्थानिक में। क्या नंबर आपका क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है। समझ गए।
अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ देता है कि जब द्रव्यमान संख्या समान है, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, समभारिक हो जाएगा। फिर देगा कि जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है उसे क्या कहते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है उसे क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, समइलेक्ट्रॉनिक। समझ गए, ये चीज आप समझ गए होंगे। फिर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन में कौन सही है, ठीक है। कथन 2 को दिया है, कथन दिया है पहला कि समस्थानिक की समान द्रव्यमान संख्या होती है, तो गलत में भाई, समस्थानिक की समान परमाणु संख्या होती है। तो पहला आपका ऑप्शन गलती हो गया, पहला कथन 2 गलती हो गया। दूसरा कथन दिया हुआ है कि समभारिक की समान परमाणु संख्या होती है, नहीं, समस्थानिक का क्या होता है, समान परमाणु, उल्टा दे दिया है। तो मतलब यहाँ पर होना चाहिए कि समस्थानिक की समान परमाणु संख्या होती है और समभारिक की समान क्या होती है, द्रव्यमान संख्या, तो उल्टा दे दिया है। तो दोनों कथन गलत दिया हुआ है ना। तो ऑप्शन आपका डी नंबर पढ़िएगा तो लिखा है दोनों कथन गलत है, दोनों कथन गलत वाला ऑप्शन हो जाएगा। बहुत लोग क्या किया कि इसी में ऑप्शन मार दिए भाई, इसी में कैसे होगा, पूछे ना वो चीज की आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो पूछ लीजिए, आप पूछे नहीं, दोनों गलत होगा, तो दोनों कथन गलत नहीं हो जाएगा जी। अब आइए, लिखा हुआ है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं। देखिए हम बताए थे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, बताया था ना, हाइड्रोजन में कौन-कौन समस्थानिक होते हैं, 3 को होते हैं। देखिए इसे बोला जाता है पोटियम, इसे ड्यूटियम और इसके क्या बोलते हैं, ट्राइटियम बोलते हैं। याद रखिएगा, इसे क्या बोलते हैं, पोटियम, इसे डाइटियम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइटियम बोलते हैं। याद रखिए जो ट्राइटियम जो समस्थानिक होता है वे रेडियो सक्रिय तत्व का गुण दिखाता है। मतलब रेडियो सक्रिय का मतलब होता है जो अपने से क्या करे, अल्फा बीटा गामा कण क्या करे, उसको रिलीज करे, मतलब निकाले, स्वतः उससे निकले, उसी को क्या बोलते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व बोलते हैं। तो जो हाइड्रोजन का जो तीसरा समस्थानिक होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइटियम बोलते हैं, वही क्या होता है कि रेडियो सक्रिय तत्व को दिखा रहा था। पहलका कहते बोलते हैं, पहलका को पोटियम बोलते हैं, पहलका क्या बोलते हैं, पोटियम बोलते हैं, दूसरा को ड्यूटियम बोलते हैं। समझ गए, लिख देते हैं, पहला क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं, समझ गए, दूसरा को बोलते हैं ड्यूटियम और तीसरा को बोला जाता है ट्राइटियम, और इसी को रेडियो सक्रिय कहते हैं। देखिए हाइड्रोजन एक समस्थानिक, जिसका हाइड्रोजन में जो तत्व है उसका अलग अलग समस्थानिक का नाम है। जैसे देखिए H2O11 होता है, उसका क्या समस्थानिक नाम है, पोटियम नाम। दूसरा है H2 का क्या नाम है, ड्यूटियम नाम। तीसरा क्या है, H13 का क्या नाम है, ट्राइटियम। तो याद रखिएगा जो ट्राइटियम समस्थानिक होता है वो क्या होता है, रेडियो सक्रिय तत्व का गुण दिखाता है। और जो पहला समस्थानिक पोटियम होता है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होता है। अरे भाई 0 नहीं होगा, द्रव्यमान संख्या से परमाणु संख्या घटेगा तो 0 नहीं हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो पोटियम समस्थानिक होता है क्या होता है कि उसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, 0 होता है। समझ गए, आगे आइए, आगे क्वेश्चन आपका है कि इलेक्ट्रॉनिक डैश डैश लिखा हुआ है, डैश इलेक्ट्रॉन की संख्या समान वाले परमाणु यानी के क्या कहते हैं। भाई हल्ला नहीं कीजिए, 1 मिनट रुकिए। लिखा हुआ है क्वेश्चन 11 नंबर कि डैश इलेक्ट्रॉन की संख्या समान वाले परमाणु, क्या बोले हैं कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हुआ तो सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक। पहला ऑप्शन दिया है सम न्यूट्रॉनिक, तो सम न्यूट्रॉनिक में तो न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। फिर उसके बाद समस्थानिक दिया तो समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है और समभारिक में क्या होता है, द्रव्यमान संख्या समान होती है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, समझ गए। आगे लिखा है, देखिए आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 2 तत्व, कौन कौन तत्व दिया है, 2 तत्व दिया है, कैल्शियम और आर्गन। 2 तत्व क्या है, कैल्शियम और क्या दिया है, आर्गन दिया है। 2 तत्व क्या है, कैल्शियम और आर्गन है। इसका परमाणु संख्या 18 सॉरी इसका 20 दिया हुआ है, इसका क्या दिया है, 18 दिया है। लेकिन द्रव्यमान संख्या दोनों का समान दिया है, 40-40 दिया हुआ है। क्वेश्चन में ही मेंशन है कि द्रव्यमान संख्या क्या है, 40-40 है, इसका परमाणु संख्या क्या है, 20 और 18। तो बोल रहा है कि किसका उदाहरण था भाई, हम बोले इसका द्रव्यमान संख्या समान होगा, क्या होगा, समभारिक का उदाहरण होगा। यहाँ परमाणु संख्या समान आता है, समस्थानिक का उदाहरण हो जाता है। तो किसका उदाहरण हो जाएगा, समभारिक का। समभारिक मतलब आइसोबार का, आइसोबार बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, समभारिक। समझ गए। और वही चीज मान लीजिए यही दिया रहता है, मान लीजिए एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, यहाँ 20 दिया रहता है और मान लीजिए कोई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 होता है, यहाँ 2 होता है, सॉरी यहाँ 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है, लेकिन यहाँ अलग अलग होता है ना। ये किसका उदाहरण था, पूछेगा तो बताइएगा समस्थानिक होगा। समझ गए। अब आइए अगला क्वेश्चन है आपका कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। अभी तो बताया हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये हल्का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन है
कि हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। अभी भी बताया कि हाइड्रोजन के कौन पोटेशियम समस्थानिक होता है, उसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, शून्य होती है, मतलब 0 होती है। ये चीज आप भी जान रहे हैं। फिर आया क्वेश्चन है कि सोडियम में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना। देखिए हम कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको बताए हुए थे, कितना नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर। देखिए आपको हम कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताते हैं। देखिए कोई भी चीज का हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, आप सिंपल ऐसे भी निकालिएगा 2 8 8 18 18 32 पर याद रखिए, इसी पर निकालिएगा, सिंपल निकल जाएगा। जैसे सोडियम में कितना होता है 11 होता है, इसको कैसे निकालिएगा 2 8 1 ऐसे ही निकाल सकते हैं, 2 8 1 ऐसे ही निकालिए। देखिए याद रखिएगा कि देखिए जो बाहरी जो सबसे जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इंग्लिश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। कोई भी परमाणु में जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जो बच में बाद में जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसे क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बाद में जो बच जाता है वो क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन होता है, समझ गए। तो बाहरी इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे, जो बच जाएगा उसे क्या बोलेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा जो कोर इलेक्ट्रॉन होता है ना, हमेशा अक्रिय गैस की परमाणु संख्या के बराबर होता है। मान लीजिए 10 है, किसके संख्या बराबर, नियॉन क्या होता है, एक अक्रिय गैस होता है, समझ रहे हैं। तो कोई भी जो कोर इलेक्ट्रॉन आता है ना वो किसके परमाणु संख्या के बराबर होता है, तो याद रखिएगा कोर इलेक्ट्रॉन के अति की संख्या के बराबर होता है, समझ गए। ये हमेशा याद रखिएगा। 10 हो जाएगा, हाँ 10 हो जाएगा, कहा यार इसमें कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 10। मान लीजिए सोडियम है भाई, यहाँ सोडियम 11 दिया है, इसको क्या लिखेंगे 2 8 1 लिखेंगे, तो बाहरी इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। क्या बोला तरक्रियम का, और क्या बोलते हैं, क्या तरक्रियम के और बोलते हैं रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं, ट्राइटियम को रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, जो इसको क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो देखिए आपसे डिफिनेशन पूछेगा कि कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जो बाद में जितना इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन बताइएगा कि 12वीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए तो सोडियम में कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10 नहीं हो जाएगा, 8 2 10। अब ऐसा पूछेगा कि सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, ये हो जाएगा, समझ गए। इसी तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम का निकालना है, तो मैग्नीशियम में कैल्शियम का निकालना है, तो कैल्शियम का कितना होता है 20 होता है ना, क्या आ जाएगा 2 8 8 2, मतलब 10 18 2 20 हो जाएगा। क्या देखो तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, वो ना 2 किलो, तो ये क्या हो जाएगा आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8 8 16 2 18। देखिए हम बोले हैं ना कि कोई भी आएगा तो अक्रिय गैस के परमाणु संख्या के बराबर ही कोर इलेक्ट्रॉन आता है। तो 18 किसका होता है, आर्गन का होता है ना, आर्गन एक अक्रिय गैस है, ये अक्रिय गैस कितना हो गया 18, इसका कोर इलेक्ट्रॉन, समझ गया। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि 6 हो गया होता है, अक्रिय गैस होता है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन और रेडानी होता है ना, ये याद हमेशा रखिएगा। आइए क्वेश्चन है आपका कि एक अधातु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है तो उसकी संयोजकता कितनी है। देखिए हम बताए थे कि अधातु की संयोजकता, अधातु की संयोजकता बराबर, अधातु की संयोजकता बराबर क्या होता है 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, 8 माइनस क्या होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। और धातु क्या होता है, धातु की संयोजकता के इंग्लिश में वैलेंस बोलते हैं, वैलेंसी याद रखें, बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन, समझ गए। यानी पूछे धातु की संयोजकता जब पूछेगा तो क्या हो जाएगा 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, और धातु की संयोजकता पूछेगा यानी वैलेंसी पूछेगा तो बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा उतने क्या हो जाएगा संयोजकता हो जाएगा धातु के। देखिए धातु अब किसे पहचानिएगा, याद रखिएगा जिसके 12वीं कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, जिसके 12वीं में क्या 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, वह क्या होता है धातु, याद रखिए। जिसके 12वीं में क्या कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए धातु, जिसके 12वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन उपधातु, समझ गए। अब ऊपर लिखते हैं जिसके 12वीं कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएगा अधातु, समझ गए। और जिसके 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएगा अक्रिय गैस, याद रखिएगा। देखिए अपवाद में अक्रिय गैस में आता है हीलियम, उसके 12वीं कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिएगा। अक्रिय हीलियम के 12वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2 अपवाद में। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि धातु जब रहेगा तो क्या करेंगे
1 2 3 समझ जाएंगे कि जिसके बारतम कक्षा में क्या है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा धातु हो जाएगा। जिसके बारतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उपधातु होगा। जिसके बारतम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो धातु होगा। जिसके बारतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा आप लिएगा, आप बाद में याद रखिएगा हीलियम में जिसके बारतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। समझ गए। अब देखिए मिटा गया है अधातु की संयोजकता। अधातु क्या हो जाएगा संयोजकता। इधर ध्यान दीजिए अधातु की संयोजकता बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखिए आपका क्वेश्चन दिया है कि एक अधातु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 6 है, तो 6 में से नहीं घट जाएगा भाई, 8 में से 6 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो एक अधातु में 2 वो पदार्थ पे क्या वो पदार्थ उपधातु के जितना घटता है मतलब 8 में से उसको भी घटाते हैं 4 हो जाएगा। समझ गए। ध्यान दीजिए देखिए उसकी देखिए इसका दोनों आप बोल सकते हैं 4 होगा। देखिए घटाया भी कीजिएगा तो 4 आएगा और जितना जिस 4 है 4 लिख देंगे तो 4 ना आएगा भाई, 8 में से घटा। देखिए 8 में से क्यों घटाते हैं कि कोई भी तत्व होता है अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, मतलब ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, समझ रहे हैं, इसीलिए ऐसा होता है। हाँ 16 का 2 नंबर हो जाएगा। 8 में से 2 घटेगा तो 2 नहीं बचेगा। फिर लिखा हुआ है प्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है। देखिए हम बताए हुए थे आपको कि देखिए संयोजकता का मतलब क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक इलेक्ट्रॉन बोला कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है कि जितना इलेक्ट्रॉन का त्यागता है या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या साझा करता है उसी को संयोजकता कहते हैं। तो बताइए जो अक्रिय गैस होता है उसका बातम उसका तो जो बातम कक्षा होता है क्या होता है वो भरा हुआ ना रहता है भाई, अरे अस्थायी नहीं रहता उसमें, इसीलिए क्या है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण करेगा नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो पूछेगा अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है 0। याद रखिए आप संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो क्या हो जाएगा तो पूछेगा 8 होता है सबका, लेकिन एक हीलियम क्या है अपवाद में, समझ गए। अब आइए लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट का आणविक सूत्र क्या होता है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का आणविक सूत्र क्या होता है। सोडियम का कितना संयोजकता होता है 1 होता है और कार्बोनेट का कितना होता है इसका भी 1 होता है -1 होता है। क्या हो जाएगा इसका सूत्र CnHCO3 नहीं हो जाएगा, NaHCO3 नहीं हो जाएगा। लिख लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या हो जाएगा अनुसूत्र NaHCO3, समझ गए। और इसका NaCO गुना होता है ना। आगे आपका क्वेश्चन है कि कार्बोनेट की संयोजकता कितनी होती है, मतलब CO3 की संयोजकता कितनी हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये बताया था ना कि कार्बोनेट की संयोजकता कितनी होती है 2 होती है। फिर लिखा हुआ है मैग्नीशियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। देखिए मैग्नीशियम का 12 होता है ना, Mg12 2 8 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब कोड इलेक्ट्रॉन पूछेगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। कैल्शियम का माथा पर 2 होता है, 2 संयोजकता होता है ना कैल्शियम का, कार्बोनेट का 2 होता है इसका भी, ठीक है। 2 से 2 काट दे CaCO3 नहीं हो जाएगा भाई, 2 से 2 कट नहीं जाएगा। तो पूछेगा कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा CaCO3, समझ गए। अब आइए लिखा हुआ है किसी तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है तो वह क्या है, मतलब बोले थे 1 2 3 होगा तो क्या हो जाएगा धातु हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें धातु हो जाएगा। फिर आपका दिया धातु रहता तो 5 6 7 दे रहा था धातु हो गया, 4 आता तो उपधातु हो जाता, 8 आता तो क्या हो जाता अक्रिय गैस। फिर लिखा हुआ है X3 में 56 इलेक्ट्रॉन, याद रखिए। देखिए क्वेश्चन समझ यही में सब गलती किए। X मेरा दोनों सही, मेरा सही। देखिए लिखा हुआ है X +3 में 56 मतलब इसके बराबर बोला 56 इलेक्ट्रॉन। एगो चीज यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए X +3 में बोला 56 इलेक्ट्रॉन है। देखिए प्लस लिखा है 3 इलेक्ट्रॉन तो एकदम ठीक से दान कर दिया है। दान कर दिया है तो भाई ये नॉर्मल जब X आएगा तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा 56 59 नहीं होगा। तो यही चीज पूछ रहा है कि X में परमाणु संख्या क्या होता है। जब नॉर्मल होता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है कि नहीं, प्रोटॉन की संख्या होता है कि नहीं। तो इसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा 59। यही लिखा रहता है X -3 बराबर मान लीजिए 56 लिखा रहता, मान लीजिए तो क्या हो जाएगा 3 को इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें बढ़ा ना है भाई, माइनस से 3 को इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, इसका परमाणु संख्या क्या हो जाता 53 हो जाएगा। नहीं समझे, एक चीज ध्यान रखिए। इसका आंसर क्या आ जाएगा X +3 है, X +3 में 56 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी, तो परमाणु संख्या बढ़ता घटता नहीं है।
समझ रहे हैं? तो इसीलिए इसमें कितना हो जाएगा 59 इसका परमाणु संख्या। फिर लिखा हुआ है कि किसी तत्व का संकेत क्या है, लिखा हुआ है कि किसी तत्व का संकेत क्या है, x बराबर 55 लिखा है ऊपर और नीचे लिखा हुआ है कितना 26। तो पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बता। देखिए प्रोटॉन की क्या बताया था कि परमाणु संख्या बराबर ही होता है प्रोटॉन की संख्या, तो p बराबर 26 हो जाएगा और न्यूट्रॉन की संख्या बोले तो बड़का में छोटा घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, घटेगा तो 29 कम आ जाएगा, 29 ना आएगा, ये आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या 26 हो जाएगा और न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है कि Zn लिखा हुआ है Zn+2, क्या लिखा हुआ है Zn+2 की परमाणु संख्या कितना है, परमाणु संख्या कितना है 30 है, तथा द्रव्यमान संख्या कितना है 70 है ना 70। तो इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तीनों की संख्या बताना। देखिए तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगा 30 से हो जाएगा और जितना परमाणु संख्या होता है ना प्रोटॉन की संख्या, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, प्लस लगा तो 2 इलेक्ट्रॉन दान किया है, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 30 होता है लेकिन 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 28। और न्यूट्रॉन का तो जानते करते हैं बड़ा में सबका घटा लेते हैं, समझ गए? प्रोटॉन की संख्या 30 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 28 हो जाएगा और न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, समझ गए? अब आइए लिखा है कोई परमाणु x - 3 आयन बनाता है, कोई परमाणु क्या करता है x - 3 आयन बनाता है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 56 है, इलेक्ट्रॉन कितना बोला है 56 है, तो x की परमाणु संख्या बताइए, इसका परमाणु संख्या बताना। देखिए तो याद हम दिमाग में रखिएगा माइनस और 3 इलेक्ट्रॉन तो इसका बढ़ा ना होगा, तो नॉर्मल में कितना होगा 53, इसका आंसर हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है कि आवेशित परमाणु में क्या कहते हैं, बोले थे कि आवेश के रूप में वही परमाणु पाया जाता है जिसे आयन कहते हैं, आयन कहते हैं ना, मतलब आवेशित परमाणु करने का मतलब हो गया इसका प्लस या माइनस चार्ज आ जाएगा, मतलब कोई भी तत्व पर मान लीजिए x है तत्व बोल सकते हैं, प्लस या माइनस चार्ज आ गया तो उसे क्या बोलते हैं आयन बोलते हैं, समझ गया? नॉर्मल जो परमाणु होता है इसे क्या बोलते हैं आयन, परमाणु इसको बोलते हैं, इसको आयन बोलते हैं, याद रखिए। फिर लिखा हुआ है इसमें अणु लिखा हुआ था, अणु आप नहीं जानते अणु क्या होता है कि जब दो परमाणु मिलता है सरल अनुपात मतलब अनुपात में मिलता है दो परमाणु तो अणु का निर्माण करता है। यौगिक क्या होता है जब दो तत्व सरल अनुपात में मिलते हैं निश्चित अनुपात में तो यौगिक का निर्माण करता है। देखिए फिर लिखा हुआ है द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहता है। देखिए हम सिंपल बताए थे वो चीज आप याद रखिएगा तो कहियो भूलिए, ठोस द्रव गैस याद रखिएगा, ठोस वही चीज है आप लोग याद नहीं रखते, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये क्या हो गया बर्फ हो गया, यहाँ पानी बना दिए, यहाँ क्या वाष्प बना दे, तो पानी बर्फ कौन फॉर्म में रहता है ठोस फॉर्म में रहता है ना, पानी द्रव फॉर्म में रहता है, वाष्प कौन गैस फॉर्म में रहता है ना। ये चीज याद रखिए, पानी जो है तीनों फॉर्म में आसानी से आ जाता है, समझ रहे हैं, और ठोसों के रूप में आ जाएगा, गैसों के रूप में आ जाएगा और द्रव के रूप में भी आ जाता है, समझ गए। तो याद क्या रखना है वो चीज हम बताते हैं। देखिए ये याद रखेगा आपको कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं। देखो बर्फ से जब पानी बनेगा ना, मतलब बर्फ से पानी बनेगा मतलब गलन मतलब गलेगा तब ना पानी बनेगा भाई, मतलब यहाँ गर्म जब करेंगे तो इसे क्या बोलेगा गलनांक, हिंदी से ही आपको पता चल जाएगा। गलनांक पूछेगा तो क्या बताएगा कि ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं गलनांक, समझ गए। मतलब ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, इसको मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। मेल्ट करना बोलते हैं ना, मेल्ट कर रहा है मतलब पिघला रहा है, तो पिघलिए ना रहा है भाई, ठोसे चीज में पिघलता है तो मेल्टिंग पॉइंट है। आई देखिए 0 डिग्री सी पे होता है, तो याद रखिएगा पूछेगा कि गलनांक कितना डिग्री सी पे होता है 0 डिग्री सी पे होता है। इधर है देखिए जब द्रव से वाष्प बनेगा, जब गर्म करेंगे, जब गर्म करेंगे, जब द्रव से क्या बनेगा वाष्प बनेगा, उसे क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट, याद रखें। बॉयल भाई पानी कीजिए तब क्या होगा, पानी क्या कौन फॉर्म में होता है, कोई चीज बॉयल कौन होता है जब द्रव फॉर्म में रहेगा तब 100 डिग्री से ऊपर, समझ रहे हैं। तो ये कितना 100 डिग्री सी पे होता है, याद रखें। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सी पे होता है, और पूछेगा क्वथनांक कितना पे होता है तो 100 डिग्री सी पे होता है पानी के लिए, समझ गए। ये चीज समझ रहे हैं ना। तो आपको कोई पूछेगा कि द्रव से जब हम वाष्प या गैस बनाते हैं इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो क्वथनांक कहते हैं, समझ गए। या इसी को वाष्पीकरण भी बोलते हैं, लेकिन उसके लिए निश्चित टेम्परेचर नहीं होता, ये चीज याद रखिएगा। वाष्पीकरण के लिए कोई निश्चित टेम्परेचर नहीं होता, लेकिन इसके लिए निश्चित टेम्परेचर होता है,
100 डिग्री से प्योर। लेकिन क्वथनांक क्या है, जो वाष्पीकरण होता है कोई निश्चित तापमान नहीं है, जितना क्वथनांक कहाँ ऑप्शन दी? तो वाष्पीकरण है ना भाई, वाष्पीकरण भी तो होगा, वही चीज तो बता रहे हैं। कहाँ है तो पहले वाला में बता दे, सीधे बता दे। लिखाएगा तो आप लिखिएगा तब क्वथनांक का वाष्पीकरण रहता है, लिखाया गया। आप लोग लिखिएगा तब ऑप्शन कीजिएगा तो कहाँ से समझ गए। तो देखिए द्रव से भी वाष्प बनता है, उसको वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण के मतलब क्या है कि द्रव न वाष्प के रूप में जाएगा भाई, अरे द्रव ही न वाष्प के रूप में जाएगा, इसको वाष्पीकरण भी बोल सकते हैं, क्वथनांक भी बोल सकते हैं। देखिए जब गैस से क्या करेंगे, यहाँ पर जब ठंडा हम करेंगे कोई चीज को, मतलब गैस को जब ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, द्रव बनेगा। इसे क्या करेंगे, संघनन करेंगे, समझ गए। फिर उसके बाद जब द्रव को हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। भाई बर्फ बनाते हैं ना तो बोलते हैं ना हिमांक के जमना, जमा रहे हैं कोई चीज को, इसको फ्रीजिंग बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश याद रखिएगा तो एक बार में आपको बन जाएगा, समझ गए। इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो डायरेक्ट मतलब ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाता है उसे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है जो कपूर, जो उदाहरण आप देखते हैं वो क्या है, ऊर्ध्वपातन का एग्जांपल। कपूर देखिए गैस गैस सब बर्फ बन जाएगा था, गैस से बर्फ बन जाएगा। गैस तो उसको उत्क्रमण उत्पादन बोलते हैं भाई, बता दें। उधर पास ठंडा कीजिएगा ना जब गैस को, तो ये ठोस बन जाएगा। जो कपूर है, कपूर जब ठोस बन जाएगा ना और गैस पर में जब चल जाएगा तो उसको फिर ठंडा कीजिएगा ना तो द्रव में नहीं बदलेगा, किसमें बदल जाएगा, इसमें। और जला देंगे पानी में नहीं, फॉर्म में जब नहीं जला देंगे तो जलाइएगा तो दारू खत्म हो जाएगा, गैस समझ रहे। ये कबो नहीं बनता, ये फॉर्म में कबो कपूर नहीं आता, याद रखिए, समझ गए। याद रखिएगा जब माइनस से इधर टेम्परेचर जाता है तब कोई चीज बर्फ फॉर्म में आता है। अरे जैसे बोलते हैं ना -35 टेम्परेचर आता है, कौन फॉर्म में है, तो बताइएगा बर्फ फॉर्म में, बताइएगा ना। पानी के लिए एग्जांपल दे रहे हैं, पूछेगा 0 से 99 मतलब 100 के बीच में जब रहेगा टेम्परेचर तो द्रव फॉर्म में रहता है कोई चीज, समझ गए। और जब 100 से ऊपर टेम्परेचर रहता है किस फॉर्म में रहता है, गैस फॉर्म में। ये चीज याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है कि द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या करते हैं। द्रव से गैस बन रहा है तो वाष्पीकरण हो जाएगा, क्वथनांक ऑप्शन में नहीं है, समझ गए। और संघनन है, संघनन क्या हो जाएगा, गैस से क्या हो जाएगा, द्रव में बदलने की प्रक्रिया है। और क्या फिर ऑप्शन दिया, गलनांक दिया, तो गलनांक नहीं बता दीजिएगा, ठोस से किस में बदलता है, द्रव में बदलता है। फिर लिखा हुआ है द्रव्यमान दिया, तो द्रव्यमान इसी को बोलते हैं, नहीं इसी को द्रव्यमान। एक चीज आप बता दीजिएगा, चलिए किसको द्रव्यमान बोलते हैं, इसको बोलते हैं। आइए आगे आइए, लिखा है प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है भाई, बताया था प्रोटॉन पर जब प्लस रहे 1/6 रहे तो बताए हुए थे ना आपको, प्लस 1/6 गुना 10⁻⁹ कूलम। लेकिन वही माइनस कूलम भाई, आवेश से तो कूलम में ना मात्रा होता है। जब इलेक्ट्रॉन पूछे तो यहाँ माइनस लगा देंगे, पूछेगा कि प्रोटॉन पर कितना आवेश होता था, प्लस 1/6 गुना 10⁻⁹ कूलम। और जब माइनस वाला जब दे रहे कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तो -1.6 गुना 10⁻⁹ कूलम होता है, समझ गए। और न्यूट्रॉन पर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 0 होता है। न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 0 होता है, समझ गए। फिर क्वेश्चन दिया हुआ कि नाभिक का खोज किसने ने, भाई में ऑप्शन नहीं का था जो अपना से निकाल सकते हैं। डाल्टन तो परमाणु का खोज किया है, और जो न्यूटन है तो फिजिक्स के पप्पा है ना पप्पा। अब बोर्ड तो दिया है, बोर्ड विवेचना या बोर्ड मॉडल दिया हुआ है, बच्चा कौन रदरफोर्ड पर नाभिक का खोज किया हुआ है, ऐसे ही होता है। हाँ लिखा है फिर निम्न में से कौन अक्रिय गैस है, भाई आप जानते हैं कि हीलियम नियॉन आर्गन क्या अक्रिय गैस है, बच गया कौन, कैल्शियम। कैल्शियम क्या हो जाएगा, कैल्शियम एक धातु ना है भाई, हम बोलेंगे तो ऐसे ही बोले थे कैल्शियम जिसके लास्ट में यम लगा हो, जैसे कैल्शियम वो धातु होता है, जैसे सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, यम लास्ट में है ना, सोडियम लास्ट में यम लगा हुआ है, मैग्नीशियम लास्ट में यम लगा हुआ है, सब क्या हो जाएगा, पोटेशियम, ये सब क्या है धातु। तो आपका आंसर हो जाता, तो इसका कैल्शियम आपका आंसर। आर्गन गैस होता है, आर्गन अक्रिय गैस होता है, अक्रिय नहीं समझे सर समझ रहे हैं अक्रिय गैस। हां तो गैस क्रिया क्या होता है बता रहे हैं, बस किसी से अब क्रिया नहीं कर सर आर्गन ठोस रहता है कि द्रव। अरे गैस है तो गैस है, गैस नहीं सब गैस है, हां सब गैस है, किसका डी नंबर होगा कैल्शियम। इधर ध्यान दीजिए, देखिए फिर लिखा हुआ है कि सूक्ष्म बर्फ किसे कहते हैं, भाई कितना भी क्वेश्चन रिपीट हुई है, बोले तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, सूक्ष्म बर्फ कहते हैं, समझ गए। फिर लिखा हुआ है चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, बकायदा सूक्ष्म नाइट्रोजन गैस भरा जाता है।
चिप्स के पैकेट, कोई भी पैकेट खाने वाला जो होता है ना, टकाटक या क्या उसको बोलते हैं, जो चीज लिंक्स जो होता है वो सब कौन गैस पर आता है, देखिएगा उसमें थोड़ा भी छेद हो जाएगा ना तो मस्त आ जाता है, समझ रहा है। तो उसमें ऑक्सीजन प्रवेश कर जाएगा तो नहीं हो जाएगा, ऐसे भी ऑप्शन से भी आप कर सकते थे। इसका आंसर कौन हो जाएगा, सूक्ष्म नाइट्रोजन गैस होता है। पूछेगा चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है, सूक्ष्म नाइट्रोजन। सूक्ष्म। वो दुकानदार से पूछेगा भाई तुम कैसे बस बताओ तो कौन गैस भरा जाता है, ध्यान से बताएं। पहले क्या होगा देखिए, दाब घटने से क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, बोले तो दाब घटेगा और क्वथनांक भी घटेगा, दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे इसका एग्जांपल हम बनाते हैं, प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी बन जाता है, ये दाब बढ़ाने से क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, खाना जल्दी उसमें क्या, उसमें पानी जल्दी वाष्प नहीं बनेगा, जिससे खाना क्या हो जाएगा, जल्दी बन जाएगा। देखिए, और पहाड़ का खाना बनाने में परेशानी क्यों होता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब घटने से क्वथनांक भी बढ़ जाता है, इसीलिए पहाड़ पर खाना बनाने में कठिनाई होता है, ये चीज याद रखिएगा। फिर लिखा है न्यूट्रॉनिक खोज किसने की थी, देखिए ऑप्शन इसमें दिया है चैडविक और चैडविक दिया है, तो चैडविक किसका आंसर हो जाएगा, फिर रॉस्की दिया, तो रॉस्की तो बायोलॉजी या जूलॉजी का पप्पा है, फिर लेमार्क तो बायोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग भी किया था, ये चीज आप याद रखिएगा। फिर दिया है परमाणु का सबसे हल्का कण कौन होता है, कौन हो जाएगा सबसे हल्का कण, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सबसे भारी टूटा न्यूट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ने खोज कौन किया है, जे थॉमसन किया है, प्रोटॉन ने कौन किया है, गोल्डस्टीन, चैडविक।